आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 8वीं का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। इस चैप्टर में हम धातु और अधातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और हमारी आम जिंदगी में धातु और अधातु क्या क्या काम आते हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं? आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, सभी की सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी होती हैं। इन पदार्थों को हम दो भागों में बांटते हैं, धातु और अधातु। आगे आने वाली कक्षाओं में हम जानेंगे कि धातु और अधातु के अलावा एक और पदार्थ का प्रकार होता है जिसे हम उपधातु कहते हैं, लेकिन 8वीं कक्षा के लिए वो जानना अभी ज़रूरी नहीं है। अभी हम अपना जो पढ़ाई है वो धातु और अधातु तक सीमित रखते हैं। ये आपके सामने कुछ धातु के उदाहरण हैं। धातु को अंग्रेजी में मेटल कहते हैं और ये कुछ उदाहरण है आपके सामने अधातुओं के। सबसे पहले हम जानते हैं धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण का अर्थ होता है जिन गुणों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन सभी गुणों को हम भौतिक गुण कहते हैं। जिनके अंदर कोई भी रसायन क्रियाएं नहीं आती हैं वो सारे के सारे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। सबसे पहला धातुओं का भौतिक गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता दो शब्दों से बना है। एक शब्द है आघात, उसका अर्थ है पीटना या मारना। वर्धनीयता वर्ड का अर्थ है उसका बढ़ना। धातुओं को पीट पीट कर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आप देखिए, इस चित्र में एक धातु का टुकड़ा दिखाया गया है, एक हथौड़ी दिखाई गई है और उससे हमने धातु का एक सिक्का जैसी संरचना बना दी। ये जो गुण है जिसमें हम धातु को पीट पीट कर उसकी पतली चादरें बना सकते हैं, यह आघात वर्धनीयता कहलाता है। सोना जो धातु है वो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय होती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा गुण है वो है तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है धातुओं को खींचकर उसके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। सोना यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा तन्य धातु होती है और आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि 1 ग्राम सोने का लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी है तो आप कहेंगे सोना। तन्यता को इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि कॉपर की मेटल से हम कॉपर का तार बना सकते हैं। इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा गुण है वो है ध्वनिक। सभी के सभी धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का अर्थ होता है जब धातुओं पर चोट की जाती है तो वो घंटी जैसी आवाज़ करती है। जैसे स्कूलों में घंटी बजती है तो टन की आवाज़ जो आती है उसे हम निनाद ध्वनि भी कहते हैं। सभी धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक को समझाने के लिए हमने एक घंटी का चित्र लिया है। ध्वनिक का अर्थ होता है धातुओं पर चोट करने से घंटी जैसी आवाज़ का बजना, और सभी धातुएं ध्वनिक होती हैं अर्थात उनसे ऐसी आवाज़ आती है। अगला गुण है हमारा विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। धातुएं, देखिए मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। इस चित्र में एक सेल दिख रहा है आपको, एक सेल दिख रहा है, साथ में कुछ तार जुड़े हुए हैं, एक बल्ब है और इनके बीच में मैंने एक लोहे की कील लगा दी। जब लोहे की कील लगा दी तो ये बल्ब जो है ये जलना स्टार्ट कर देता है, जलना शुरू कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस कील में से भी विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें हम विद्युत के सुचालक कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी पदार्थ में से ऊष्मा अगर चालन करती है, ऊष्मा उसमें से चली जाती है, प्रवाहित हो जाती है, तो वो ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं
और विद्युत की सुचालक होने के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। वहीं पर ऊष्मा की सुचालक होने के कारण जो खाना बनाने के जो बर्तन हैं वो धातुओं से ही बने होते हैं, क्योंकि उसमें से ऊष्मा जो है वो प्रवाहित हो जाती है आसानी से। तो ये गुण कहता है कि सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगला गुण है हमारे पास चमकदार। सभी धातुओं की सतह चमकदार होती है। अगला गुण है हमारे पास कठोर। धातुएं कठोर होती हैं, यहां पर लिखा हुआ है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। आइए इसके बारे में जानते हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु होती हैं जो नर्म होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ये इतनी नर्म होती हैं कि इनको आप चाकू से भी बड़ी आसानी से काट सकते हैं। इनके अलावा सभी धातुएं कठोर होती हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर है कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सिर्फ एक मरकरी अर्थात पारा नाम की एक ऐसी धातु है जो रूम तापमान पर, कक्ष तापमान पर, मतलब लगभग जितना तापमान हमारे कमरों में रहता है उस तापमान पर द्रवित अवस्था में अर्थात द्रव अवस्था में, पानी जैसी अवस्था में पाई जाती है। इनके अलावा सारी की सारी धातुएं ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। अब इसके बाद अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं। लगभग सभी अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो धातुओं से एकदम उल्टा हैं, विपरीत हैं। देखिए, धातुएं आघातवर्धनीय थी, लेकिन अधातु जो है वो भंगुर होती हैं, आघातवर्धनीय नहीं होती। भंगुर का अर्थ होता है अगर हम उसके ऊपर चोट करें हथौड़े से तो अधातु टूट के बिखर जाती है। वहीं धातु की चद्दरें बनाई जा सकती थी। तो धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, परंतु जो अधातु हैं वो भंगुर होती हैं। दूसरा, अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते, अर्थात ये तन्य नहीं होती है, तन्यता का गुण इनमें नहीं होता है। तीसरा, अधातुएं नर्म होती हैं। अभी हमने जो गुण पढ़ा था कठोरता का, धातुएं कठोर होती हैं, वहीं अधातु जो है वो नर्म होती है। सिर्फ हीरा एक ऐसी अधातु है जो कार्बन का एक अपर रूप है। ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है जो अधातु है। इनके अलावा जो अधातुएं हैं वो नरम होती हैं। अगला गुण है अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब होता है इनके अंदर से विद्युत और ऊष्मा जो है वो प्रवाहित नहीं हो पाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है। अगला गुण है अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। धातुएं हमने बताया था धातु केवल ठोस होती हैं, पारा को छोड़कर सारी की सारी धातुएं ठोस होती हैं। वहीं अधातु ठोस अवस्था में भी मिल जाएंगी, आपको द्रव अवस्था में मिल जाएंगी और गैस अवस्था में मिल जाएंगी। ब्रोमीन एक इकलौती ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये अधातुओं के भौतिक गुण थे। अब हम आते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के ऊपर। रासायनिक गुणों का अर्थ होता है धातुएं किन किन चीज़ों से अभिक्रिया करती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है और उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हमारे पास एक धातु है Mg अर्थात मैग्नीशियम। जब इसको ऑक्सीजन के साथ हम जलाते हैं या मिलाते हैं तो इससे बनता है MgO। MgO को कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। कुछ अक्रिय धातुएं होती हैं जैसे सोना और चांदी, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब क्षारीय प्रकृति क्या होती है? देखिए, जो पदार्थ होते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। कुछ को हम अम्ल कहते हैं, कुछ को क्षारक कहते हैं और कुछ उदासीन होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और क्षारीय प्रकृति के जो
वस्तुएं होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनके एक गुण होता है कि वो लाल लिटमस को नीला लिटमस कर देते हैं। हम समझते हैं कि लिटमस क्या होता है और लिटमस टेस्ट क्या है। पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। लिटमस पेपर या लिटमस पत्र दो रंगों के कागज होते हैं। एक रंग होता है लाल और दूसरा रंग होता है नीला। यह लिटमस हमें लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। अम्ल नामक जो पदार्थ हैं वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। वहीं जो क्षारक हैं वो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जो उदासीन पदार्थ हैं जैसे कि पानी, उन पे लिटमस का रंग नहीं बदलता उनसे। इस चीज़ को हम समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने बेस, बेस का अर्थ होता है क्षारक। बेस का अर्थ होता है क्षारक। आप देखिए क्षारक में हमने एक लाल लिटमस डुबोया, एक नीला लिटमस डुबोया। नीले लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो लाल लिटमस था उसका रंग बदल के नीला हो गया। अर्थात क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वहीं पर जो दूसरा है एसिड, एसिड को हम अम्ल कहते हैं हिंदी में। अम्ल के अंदर भी हमने वही प्रक्रिया की, एक लाल लिटमस डुबोया, एक नीला लिटमस डुबोया। अब यहाँ पर लाल लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं जो नीला लिटमस था वो लाल हो जाता है अम्ल से। जो यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वहीं न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल मतलब पानी जैसी जो वस्तुएं हैं जिसको हम उदासीन भी कहते हैं, इनमें भी लाल और नीला दोनों लिटमस डुबोया गया। इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना लाल पर पड़ा ना नीले पर पड़ा। अर्थात पानी लिटमस का रंग नहीं बदल सकता है। अगर किसी पदार्थ के बारे में मुझे पता करना होता है कि ये अम्लीय पदार्थ है या क्षारकीय पदार्थ है, तो मैं उसमें लिटमस पेपर डुबो के पता कर सकता हूँ। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर कोई पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वो अम्ल कहलाएगा, और अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्षारक कहलाएगा। इसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट और करते हैं। जो जंग लगता है लोहे पर, वो लोहे का ऑक्साइड होता है। हम एक लोहे से जंग उतार के उसको पानी में मिला दें, जैसे हमने इस परख नली में किया। लोहे से जंग उतार के इस पानी में मिला के हमने परख नली में डाल लिया। फिर उसके ऊपर हम नीला लिटमस पत्थर जब डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अगर जब उसके ऊपर हम लाल लिटमस उसके टच करते हैं तो वो लाल लिटमस जो है, आप देख लीजिए नीचे से आपको हल्का नीला नज़र आ रहा होगा, लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला हो जाता है। अर्थात जो लोहे का जंग है उसकी प्रकृति क्षारकीय प्रकृति है, और वही हमने यहाँ पे कहा है कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद दूसरा जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अभी हम, वो है पानी के साथ अभिक्रिया। धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, सभी धातुएं पानी के साथ इतना जल्दी अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन सोडियम नाम की धातु है जो पानी के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है और उसमें आग लग जाती है। अगर सोडियम को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तब भी उसमें आग लग जाती है। इसीलिए सोडियम को स्टोर करने के लिए हम केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं। सोडियम धातु पानी के साथ तुरंत अभिक्रिया करके उसमें आग लग जाती है, कई बार ब्लास्ट भी हो जाता है। इसीलिए उसको स्टोर करने के लिए हम केरोसिन के तेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि केरोसिन के तेल के अंदर पानी की मात्रा 0 के बराबर होती है। इसके बाद है अम्लों से अभिक्रिया। धातुएं अम्लों से किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक परख नली में हमने जिंक डाला, ये जो नीचे टुकड़ा है वो जिंक का टुकड़ा है। उसके ऊपर हमने उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, उसमें हमने HCl डाला। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे गैस के छोटे छोटे बुलबुले बने हुए हैं।
ये गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो इस अभिक्रिया से हमें पता चलता है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अब जो गैस बनने जा रही है वो हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम पोप टेस्ट के नाम से जानते हैं। आइए अब हम पोप टेस्ट को समझते हैं। पोप टेस्ट बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। जब हम कोई अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें निकलती हुई गैस के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई माचिस लेके जाएं तो वो माचिस या मोमबत्ती पोप आवाज़ के साथ जलती है। जैसे ये अभिक्रिया वही है जो हमने पीछे कराई थी, जिंक और HCl की। गैस के बबूले बने और हमने इसके ऊपर जब माचिस रखी तो माचिस पोप आवाज़ के साथ बुझ जाती है। ये पोप टेस्ट कहलाता है और इस टेस्ट से हम हाइड्रोजन गैस का पता लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं धातुओं की आगे अभिक्रिया, क्षारकों के साथ अभिक्रिया। कुछ धातु क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक। सभी धातुएं क्षारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, सिर्फ कुछ ही धातुएं हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है एल्यूमिनियम और जिंक, यही क्षारकों के साथ अभिक्रिया करती हैं। इसके बाद एक बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है जब एक कम अभिक्रियाशील धातु को उसके ही यौगिक के विलयन से दूसरी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हटा दे, उसको हम विस्थापन का मतलब एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर जाना। इसको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल और छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास ये नीले रंग का कॉपर सल्फेट का विलयन है। हम इसके अंदर ये लोहे की कील डुबोएंगे। लोहा कॉपर के मुकाबले ज़्यादा अभिक्रिया करता है। ज़्यादा अभिक्रिया करने का अर्थ है कि ये लोहा इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह खुद बैठ जाएगा। आप देख लीजिए, इसने जो कॉपर सल्फेट CuSO4 था उसकी जगह अब बन गया FeSO4 और तांबे को या कॉपर को उस जगह से अलग करके रख दिया। ये विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। यहाँ पर रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, वहीं जो आयरन सल्फेट या जो लोहे का सल्फेट बना है उसका रंग हरा होता है। और इस कील के ऊपर जो ये आपको ऑरेंज जैसा कलर दिख रहा है, ये तांबे का कलर है, कॉपर का कलर है। ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझने में बहुत सिंपल सी बात है। जब ये लोहा जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर के मुकाबले, या फिर आप इसको आम भाषा में अगर समझें तो लोहा ताकतवर है और जो कॉपर है वो कमज़ोर है। अब ये ताकतवर इस कमज़ोर को इसकी जगह से हटा देगा और खुद यहाँ पर बैठ जाएगा, उसको बेचारे को अलग कर देगा। ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद आते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए, अब अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। आपने पढ़ा था धातुएं बनाती है क्षारकीय ऑक्साइड और अधातुएं बनाती है अम्लीय ऑक्साइड। अधातु पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। क्षारकों के साथ इनकी अभिक्रिया होती है, लेकिन वो प्रोसेस जटिल है, इसको आप 10वीं क्लास में पढ़ेंगे, अभी हमारे कोर्स में नहीं है ये। अधातुएं विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं करती। अब आते हैं अधातुओं के उपयोग। अधातुएं कहाँ कहाँ काम में लाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस स्वयं एक अधातु है। दूसरा पॉइंट, बहुत सारी अधातुओं का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। उर्वरक जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कृषि वाले में कि फसलों में उर्वरक देना पड़ता है, यूरिया, NPK, DAP, ये सारे उर्वरक जो हैं वो अधातु से बनते हैं। पानी की शुद्धिकरण में, जल शुद्धिकरण में भी अधातुओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। पटाखे बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं अधातुएं। इसके अलावा आयोडीन नाम की जो अधातु है
उससे बैंगनी रंग का एंटीबायोटिक सॉल्यूशन विलियन बनाया जाता है, जिसको हम घाव पर लगाते हैं। आपने कभी आपको चोट लग जाती है तो आपने बीटाडीन नाम का सॉल्यूशन या बीटाडीन नाम की एक ट्यूब सुनी होगी। वो बीटाडीन जो होती है वो आयोडीन से ही निर्मित होती है। तो आयोडीन एक अधातु है जिसका उपयोग दवाई के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद आते हैं धातुओं के उपयोग। अब ये तो मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं आम जीवन में, वो सब के सब धातुओं से ही बनी होती हैं। इस चित्र में मैंने उनमें से कुछ को दिखाने की कोशिश की है। आप उसके अलावा भी सोच सकते हो। आपके पास जो कार है, बाइक है, ट्रेन में आप चलते हो, हवाई जहाज़ है, उसके अलावा सारे आपके घर के बर्तन, जितने भी आपके टूल हैं, चम्मच हैं, ये सब के सब धातुओं से ही निर्मित होते हैं। तो धातुओं के उपयोग तो बहुत ज़्यादा हैं। आप जो भी चीज़ देखोगे, अलमारी रखी है कमरे में, तो वो भी धातु की बनी हुई है। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ हम कुछ एक्टिविटी पर बेस क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास 5 बीकर हैं। 5 बीकर में हमने अलग अलग सॉल्यूशंस डाले हुए हैं। क्या क्या सॉल्यूशंस है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बीकर नंबर, पहला जो बीकर है, बीकर नंबर ए, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा डाला है। दूसरे वाले बीकर में हमने कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कील डाली है। तीसरे वाले बीकर में हमने जिंक सल्फेट और तांबे का पाउडर डाला है। चौथे वाले में हमने आयरन सल्फेट और तांबे का पाउडर डाला है। और लास्ट वाले में हमने जिंक सल्फेट और लोहे की कील डाली है। अब यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि किस किस में विस्थापन अभिक्रिया होगी और किस किस का रंग परिवर्तन होगा। तो अगर आपको विस्थापन अभिक्रिया थोड़ी सी याद है तो ये कहा गया था कि अगर ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जैसे कि जिंक जो है वो ज़्यादा अभिक्रिया करती है कॉपर के मुकाबले, तो यहाँ पर वो अभिक्रिया होगी। वहीं लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर भी वो अभिक्रिया होगी। इन दोनों बीकरों में तो वो अभिक्रिया होगी, लेकिन इन बाकी के तीनों में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जिंक के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाता है, कॉपर लोहे के मुकाबले में भी कमज़ोर पड़ जाता है, और लोहा जिंक के मुकाबले में कमज़ोर पड़ जाता है। तो इन तीनों बीकरों में कोई अभिक्रिया नहीं होगी और बाकी के जो 2 बीकर हैं उनके अंदर अभिक्रिया होगी। इसका उत्तर हमें इनके रंग बदलने की प्रॉपर्टी से यहाँ पे दिख रहा है। देख लीजिए, जो पहले वाला बीकर है उसका रंग बदल गया, दूसरे वाले बीकर का रंग बदल गया, और बाकी के तीनों के रंगों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात उनके अंदर कोई अभिक्रिया नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड एक्टिविटी है क्रियाकलाप नंबर 2। देखिए, राम के पास एक खाना पकाने की चम्मच है। यह 2 पदार्थों से बनी है। इसमें एक लकड़ी लगी हुई है पीछे की ओर, और आगे यह स्टील से बना हुआ है। आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का बड़ा सिंपल सा कारण है। आगे ये स्टील से बनी है क्योंकि स्टील एक धातु है, और धातु जो है ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक होने का अर्थ है इसमें से ऊष्मा बड़े आसानी से पास हो जाती है। जब हम इसको खाने में लगाएंगे तो यहाँ तक, जहाँ से हम पकड़ते हैं इसको, वहाँ तक ऊष्मा पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ पे लकड़ी लगी है, लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। उसके कुचालक होने के कारण जो गर्मी है वो यहाँ लकड़ी तक नहीं पहुँच पाती और हमारे हाथ जलने से बच जाते हैं। ये इसके पीछे का कारण है कि जो चम्मच है उसके 2 पार्ट हैं, एक लकड़ी का है, दूसरा स्टील का है। तीसरा एक्टिविटी देखते हैं हम। मोहन ने 4 चम्मच ली। अलग अलग पदार्थों की बनी हुई चम्मच है। उसने इन चम्मचों का एक सिरा गर्म पानी में रख दिया, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। मान लीजिए ये चम्मच नंबर 1 है, ये चम्मच नंबर 2, ये चम्मच नंबर 3 और ये चम्मच नंबर 4। चम्मच नंबर 1 लकड़ी की बनी है, चम्मच नंबर 2 प्लास्टिक की बनी है, चम्मच नंबर 3 स्टील की बनी है, और चम्मच नंबर 4 किसी अधातु की बनी है। उसने इन चारों चम्मचों के ऊपर बटर लगा दिया है, मक्खन लगा दिया है, और नीचे गर्म पानी भर दिया। यहाँ पे गर्म पानी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चम्मच
का जो मक्खन है वो पिघल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहली जो चम्मच है वो लकड़ी की बनी है, दूसरी चम्मच प्लास्टिक की बनी है, तीसरी चम्मच धातु की बनी है और चौथी जो चम्मच है वो किसी और अधातु की बनी है। तो इसका आंसर आएगा कि जो 3 नंबर चम्मच है, जो 3 नंबर चम्मच है उसके ऊपर लगा हुआ मक्खन पिघल जाएगा, क्योंकि धातु जो है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, उसमें से ऊष्मा प्रवाहित होगी और उस मक्खन को पिघला देगी। इसके बाद लास्ट एक्टिविटी है हमारी। रोहित के पास 4 वस्तुएं हैं, ये 2 गलती से लिखा गया, 2 नहीं है, 4 वस्तुएं हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं। एक स्पंज है, स्पंज वो जिससे हम बर्तन धोने का काम करते हैं, जिसको शाही चूस भी कहा जाता है। एक धातु का मग है, एक कागज का बैग है और चौथा एक कारपेट है, कारपेट जो नीचे बिछा के हम योगा वगैरह करते हैं। आपको ये बताना है कि इन चारों चीज़ों में से मान लो ये चारों चीज़ें रोहित के हाथ से गिर जाती हैं तो किससे निनाद ध्वनि उत्पन्न होगी। निनाद ध्वनि का अर्थ है घंटी बजने जैसी आवाज़ उत्पन्न होगी इन चारों में से। बताइए। इसका आंसर है धातु के मग में से, मतलब जो वस्तु नंबर 2 है इससे वो निनाद ध्वनि उत्पन्न होगी। इसका क्या कारण है? ये मग धातु से बना है, धातु से बना है तो उसके अंदर निनाद ध्वनि होगी। उसके अलावा जितनी भी ये चीज़ें हैं ये अधातु से और कागज वगैरह से बनी हुई है, इनसे कोई भी निनाद ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो फीडबैक ज़रूर दें। सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।